प्रभाकर उठ खड़ा हुआ और कोट को उठाकर कंधे पर रखने लगा। रजनी बोली, इसे यहीं पड़ा रहने दो, कल संभाल लूंगी। कहकर उसने कोट खींच लिया। कोट जमीन पर गिर पड़ी। किसी ठोस वस्तु के गिरने का ठक शब्द हुआ। रजनी ने कहा, यह क्या है? और प्रभाकर के रोकते रोकते कोट की जेब में हाथ डाल दिया। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं कहानी जानी अनजानी के एक और एपिसोड में। हमारे क्राउड फंडिंग के सपोर्ट में आप में से कई लोगों के खत और मैसेजेस आ रहे हैं, जिन्हें पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन हम अभी भी अपने फंडिंग गोल से काफी दूर हैं। तो कहानी जानी अनजानी के इस सफर को 100 एपिसोड के आगे ले जाने के लिए आपके सपोर्ट और योगदान की आवश्यकता है। और जानकारी के लिए piyushagarwal.com पर सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। दोस्तों, आज विश्व में युद्ध का माहौल है। ऐसा माहौल जहां सही गलत की कोई परवाह नहीं है। आम नागरिक अपने देश की रक्षा करने के लिए बंदूक लेकर उतर चुके हैं ताकि उनकी स्वतंत्रता बनी रहे। मेरे साथ आप सब भी मनाएं कि ये स्थिति जल्दी सुधरे, क्योंकि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं। आज की कहानी हमारे स्वतंत्रता लड़ाई से जुड़ी है, जब आम आदमी भी आंदोलन में जुड़ गए थे क्रांति लाने के लिए। कहानी का नाम है एक घंटे में और लेखक हैं अज्ञेय। इनका असली नाम था सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन, लेकिन हिंदी साहित्य जगत में इन्हें इनके उपनाम से ही जाना जाता है। इनका लेखन बहुत विविध था। वे कहानीकार के साथ साथ एक कवि, शैलीकार, ललित निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में भी जाने जाते हैं। 1964 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। 7 मार्च को इनका जन्मदिन है और मैं ये कहानी उसी खुशी में आपके समक्ष लाया हूं। इनका नाम अज्ञेय कैसे पड़ा, उसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है जो मैं आपको सुनाऊंगा आज की कहानी के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर। एक घंटे में अज्ञेय। प्रभाकर जब अपने बड़े कोट के नीचे भरा हुआ 45 बोर का रिवॉल्वर लगाकर जेब में पड़े हुए गोलियों के बटुए को हाथ से छूकर एक बार शीशे में अपना प्रतिबिंब देखकर चलने लगा, तब रजनी ने शीशे में उसके प्रतिबिंब की ओर उन्मुख होकर कहा, कब लौट आओगे? प्रभाकर ने शीशे में पड़ते हुए रजनी के प्रतिबिंब की ओर दृष्टिपात करके कहा, अभी घंटे भर में चला आऊंगा। क्यों, भूख बहुत लगी है क्या? रजनी ने कहा, नहीं, वैसे ही, कहकर चुप हो गई। प्रभाकर ने धीरे से पुकारा, रजनी, और एक बार शीशे की ओर मुस्कुराकर खटाखट सीढ़ियों से नीचे उतर गया। रजनी दीर्घ निश्वास छोड़कर उठी और किवाड़ की सांकल लगाकर फिर अपने स्थान पर बैठ गई। उसके सामने 2 पुस्तकें खुली पड़ी थी, एक हैरल्ड लास्की की कम्युनिज्म और दूसरी भवभूति का उत्तर रामचरित। प्रभाकर के चले जाने के बाद उसने पहली पुस्तक बंद कर दी और उत्तर रामचरित के श्लोक धीरे धीरे गुनगुनाने लगी, किंतु उसका मन नहीं लगा। थोड़ी ही देर में उसका ध्यान फिर उस दर्पण की ओर चला गया और वह उसमें अपने गंभीर, कुछ करुण और कुछ चिंतित मुख देखती हुई न जाने किस विचार में लीन हो गई। प्रभाकर और रजनी का विवाह हुए 2 वर्ष से अधिक हो गया था, किंतु विवाह सुख किसे कहते हैं ये उसे कभी नहीं ज्ञात हुआ। उसे तो अभी तक यही अनुभव होता रहा कि एक सिपाही का जीवन कितना कठोर हो सकता है। रजनी अच्छे और धनी घर की बेटी थी, इसलिए उसकी ट्रेनिंग भी वैसी ही हुई थी और उसके विचार भी वैसे ही थे। पति के घर में आकर उसने देखा जिन सिद्धांतों को वह अब तक अटल समझती आई थी, उनका यहां जरा भी मान नहीं था। यहां राजा की शक्तिमत्ता में, सरकार की निष्पक्षता में
धन की सत्ता में कुछ भी श्रद्धा नहीं थी। यहां निर्धनों और अछूतों की ही पूछ होती थी। यहां मजदूर और किसान ही सबसे बड़ी शक्ति गिने जाते थे। पहले तो रजनी को इससे बड़ा आघात पहुंचा। वह लड़कियों के कॉलेज की पढ़ी हुई थी और उसके मन में वही असामान्यता का भाव था जो कि प्राय ऐसे कॉलेजों की लड़कियों में होता है। घर की संस्कृति से यह भाव नष्ट नहीं, पुष्टि हो गया था। यहां आकर जब उसने ये रंग ढंग देखे, तब पहले तो उसके मन में साधारण विरोध भाव उत्पन्न हुआ, किंतु पति से तर्क करने पर जब वह बार बार हारने लगी, तब उसका भाव एक दृढ़ विद्रोह में परिणत हो गया। वह प्रत्येक बात में पति के मत का खंडन करती और अपने मत की पुष्टि के लिए कॉलेज में पढ़ी हुई किताबों से संदर्भ दिखाया करती। प्रभाकर उन सब वारों को सहज ही सह लेता और हंसी हंसी में रजनी के तर्कों का खंडन कर देता। रजनी जब अप्रतिभ होकर चुप हो जाती, तब प्रभाकर उसके पास आकर धीरे से एक चपत लगाकर कहता, रजनी, अभी तुम बहुत बदलोगी, बहुत। तुम्हारे घर वालों ने तो तुम्हारा अचार डाले रखा था, कभी बाहर की हवा भी नहीं लगने दी। इससे रजनी का शोभ बहुत कुछ मिट जाता था, किंतु पूर्णतया नहीं। वह चुप होकर चली जाती थी। प्रभाकर के माता पिता मर चुके थे। वह एक छोटे से घर में अकेला ही रहता था। वह लाहौर के एक कॉलेज में लेक्चरर था और ग्वाल मंडी में किराए के एक छोटे से मकान में रहता था। प्रातःकाल उठकर वह कॉलेज के लिए अपने नोट तैयार करता, फिर कुछ राजनीति की पुस्तकें पढ़ता और 9 बजे कॉलेज चल देता। उसके बाद रात तक रजनी को उसके दर्शन नहीं होते। कभी कभी लौटने पर उससे पूछती, इतनी देर तक कहाँ रहते हो? तो वह हंसकर उत्तर देता, आज विद्यार्थियों की एक सभा में लेक्चर देने चला गया, इसलिए देर हो गई। या आज अमुक मिल के मजदूरों ने बुलाया था। कभी कभी रजनी शुभ होकर निश्चय करती थी कि आज वे आएंगे तो उनसे बोलूंगी नहीं, किंतु जब दिन भर का थका मांदा प्रभाकर बगल में मोटी मोटी किताबों का गट्ठर दबाए और सीढ़ियों के ऊपर आकर रजनी को देखते ही उसका मुख श्री खिल उठता और वह उल्लास भरे स्वर में पुकारता, रजनी। तब वह किसी तरह भी नहीं रुकती थी, बल्कि प्रायश्चित स्वरूप दूसरे दिन सवेरे जब प्रभाकर राजनीति और अर्थनीति की किताबें लेकर पढ़ने बैठता, तब वह चुपचाप उसके पास आकर बैठ जाती। कोई किताब सामने खोलकर रख लेती और गंभीर मुख मुद्रा बनाकर उसकी ओर देखा करती। बीच बीच में जब वह कनखियों से पति की ओर देखती, तब प्रभाकर ठठाकर हंस पड़ता और रजनी भी विवश होकर मुस्कुरा देती थी। प्रभाकर कहता, तुम भी इन्हें पढ़ डालो, बहुत सी नई बातें जान जाओगी। रजनी कभी भूल कर भी इन किताबों में रुचि नहीं दिखाती थी। वह कहती, इनको पढ़कर क्या होगा? कॉलेज में थोड़ा पढ़ाई थी, उसी से रोज आपस में लड़ाई हो जाती है। फिर शीघ्र ही दोनों किसी निगूढ़ विषय पर बहस करने लग जाते। किंतु जब प्रभाकर कॉलेज चला जाता, तब रजनी उन्हीं पुस्तकों को निकालकर बड़े ध्यान से पढ़ती थी। केवल इस बात का ध्यान रखती थी कि पति के आने से पहले उसका स्वाध्याय समाप्त हो जाए। धीरे धीरे उसका विचार क्षेत्र भी विस्तृत होता जा रहा था। उसे बहुत सी बातें समझ में आने लगी थी जो कि कॉलेज में और घर में उससे छिपा कर रखी जाती थी और जिन्हें सुनना भी वह पहले पाप समझती थी। साथ ही साथ उसके पुराने विश्वास भी बहुत से मिटते जाते थे। ज्यों-ज्यों उसको अपनी पुरानी भूलों का ज्ञान होता जाता था, त्यों-त्यों उसकी अमान्यता भी मिटती जाती थी। किंतु इतने दिनों को लड़ाइयों और इतने दिनों से किए गए मान को याद करके वह अपने पति से इस बात को छिपाती थी कि उसका मन कितना परिवर्तित हो गया है। एक दिन संध्या के समय वह अपने कोठे के घर पर बैठी नीचे की दुकानों में जलती हुई गैस लैंपों और उनके प्रकाश में जगमगाते हुए फलों की कतारों की ओर देख रही थी। प्रभाकर अभी तक नहीं लौटा था। धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन प्रभाकर नहीं आया। रजनी की चिंता बढ़ने लगी। वह एक किताब लेकर वहीं बैठ गई और पढ़ने लगी। लगभग 11 बजे प्रभाकर ने दरवाजा खटखटाया और कोमल स्वर में पुकारा, रजनी। रजनी चौंक कर उठी और नीचे जाकर प्रभाकर को लिवा लाई। दोनों चुपचाप अपने पढ़ने के कमरे में जाकर खड़े हो गए, कुछ बोले नहीं। प्रभाकर ने धीरे धीरे कोट उतारा और कुर्सी पर बैठ गया। रजनी क्षण भर उसकी ओर देखती रही, फिर बोली, खाना नहीं खाओगे? आज खा आया हूं। कहाँ?
प्रभाकर बिना कुछ उत्तर दिए मुस्कुरा दिया। रजनी ने कहा, अच्छा चलकर हाथ मुंह तो धो लो, बिल्कुल गर्द से सने हो। प्रभाकर ने कहा, आह तुम चलो, सो मैं अभी आया। रजनी को जान पड़ा अवश्य ही कोई असाधारण बात हुई है। स्नेह से बोली, दिन भर कहाँ रहे? प्रभाकर ने प्रश्न टालते हुए कहा, कितना थक गया हूं। रजनी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, उठो चलो, यहां बैठे रहने की जरूरत नहीं है। कहकर वह धीरे धीरे प्रभाकर को खींचने लगी। प्रभाकर उठ खड़ा हुआ और कोट को उठाकर कंधे पर रखने लगा। रजनी बोली, इसे यहीं पड़ा रहने दो, कल संभाल लूंगी। कहकर उसने कोट खींच लिया। कोट जमीन पर गिर पड़ी। किसी ठोस वस्तु के गिरने का ठक शब्द हुआ। रजनी ने कहा, यह क्या है? और प्रभाकर के रोकते रोकते कोट की जेब में हाथ डाल दिया। प्रभाकर कहने को हुआ, कुछ नहीं है, किंतु रजनी के मुख की ओर देखकर चुप रह गया। रजनी का मुख फीका पड़ गया था, किंतु बड़े यत्न से उसने अपने को वश में किया और कोट उठाकर अपने कमरे की ओर चल पड़ी। प्रभाकर भी सिर झुकाकर उसके पीछे पीछे चला। कमरे में पहुंचकर रजनी ने कोट की जेब में से 2 पिस्तौलें और कुछ गोलियां निकाली और उन्हें ले जाकर अपने कपड़ों में छिपा दिया। फिर प्रभाकर के पास आकर बोली, ये तुम क्यों लाए? प्रभाकर ने सहसा कोई उत्तर नहीं दिया। फिर बोला, मैं क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गया हूं। रजनी क्षण भर स्थिर दृष्टि से प्रभाकर की ओर देखकर बोली, तुम्हें अपने अलावा और किसी का भी ध्यान है? प्रभाकर फिर भी चुप रहा। रजनी ने कहा, जाओ, इस वक्त मैं कुछ बात नहीं करना चाहती। प्रभाकर चला गया। इसके बाद सप्ताह भर रजनी पति से नहीं बोली। प्रभाकर को भी उससे बोलने का साहस नहीं हुआ। वह स्वयं खाना पकाकर खाता और कॉलेज चला जाता। बीच बीच में वह कभी कभी रजनी की ओर करुण और स्नेह भरी दृष्टि से देख लेता था, किंतु बोलता कुछ नहीं था। रजनी कभी ईश्वर से भी उसके स्नेह का उत्तर या स्वीकृति नहीं देती थी। 8वें दिन फिर प्रभाकर बहुत देर तक नहीं आया। लगभग 12 बजे रात को उसने आकर किवाड़ खटखटाए, किंतु रजनी को पुकारा नहीं। ऊपर आकर वह अपने कमरे में खड़ा होकर इधर उधर से पुस्तकें, कागज, कुछ कपड़े इत्यादि समेटकर जमीन पर रखने लगा। रजनी चुपचाप खड़ी देखती रही। प्रभाकर जब अपना काम कर चुका तब एक अंगड़ाई लेकर खड़ा होकर बोला, रजनी, अभी नहीं बोलोगी? उसके स्वर में न जाने क्या था। रजनी को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह विदा मांग रहा हो। उसने कहा, अभी क्या? प्रभाकर बोला, रजनी, मैं इतने दिन तक तुमसे कहने का साहस नहीं कर सका। रजनी बोली, ऊपर चलो, वहां बात करेंगे। कहकर प्रभाकर को सोने के कमरे में ले गई और किवाड़ बंद कर लिए। प्रभाकर ने बिना भूमिका के कहा, रजनी, मुझे घर छोड़कर भागना पड़ेगा। मेरे नाम वारंट निकल गया है। आज इस घटना को 6 मास बीत गए। इन 6 महीनों में रजनी ने कितने परिवर्तन देखे थे। आज दिवाली थी, किंतु रजनी के घर दिया नहीं जला था। दिन भर उसने खाना भी नहीं खाया था। इससे पहले रात किसी ने प्रभाकर को बाजार में देखा था और पहचान कर पीछा किया था, इसलिए प्रभाकर को चक्कर काटकर आना पड़ा था और आज दिन भर वह घर से बाहर ही नहीं निकला था। किंतु शाम तक भूखी रहने के बाद जब रजनी ने कहा, कितनी फीकी दिवाली रहेगी, तब एकाएक प्रभाकर बोला, मैं बाहर जाता हूं। क्यों? काम है। क्या काम है? रजनी समझ गई। उसे खेद भी हुआ कि उसने ऐसी बात क्यों कही। वह बोली, अब बैठे रहो, यहीं से दूसरों की दिवाली देख लेंगे। तुमने तो दूसरों को सुखी करने का व्रत लिया है ना? प्रभाकर ने रजनी के मुख की ओर ऐसे देखा मानो कुछ पूछ रहा हो। इसमें कुछ व्यंग तो नहीं है? किंतु रजनी के मुख पर स्नेह का भाव देखकर उसे कुछ चोट पहुंची। वह बोला, नहीं रजनी, हमें अपनी दिवाली भी अवश्य मनानी होगी। मैं मिठाई विठाई लिए आता हूं, तुम बैठो। रजनी चुप होकर बैठ गई। प्रभाकर रिवॉल्वर इत्यादि से लैसे होकर चल दिया। रजनी अपनी पढ़ाई छोड़कर सामने पड़े हुए दर्पण में मुंह देखती हुई न जाने क्या क्या सोचने लगी। उसे अपने विवाहित जीवन की घटनाएं याद आने लगी और उन घटनाओं की कटुता या प्रियता के अनुसार उसके मुख आलोक और छाया का एक चंचल नृत्य होने लगा।
किंतु आलोक और छाया स्थायी होती थी। बीच बीच में वह पास टंगी हुई घड़ी की ओर देख लेती थी। आधे घंटे से अधिक हो गया। रजनी की विचार तरंग शांत नहीं हुई। इसी समय घर से कुछ दूर पर धड़ाके का शब्द हुआ, ठाएं ठाएं ठाएं। फिर कुछ रुककर 2 बार और ठाएं ठाएं। रजनी चौंक कर उठ खड़ी हुई। लपक कर उसने सीढ़ियों का निचला किवाड़ बंद कर लिया। इस अनैच्छिक क्रिया के बाद वह फिर अपने कमरे के मध्य में आकर खड़ी हो गई। उसका मन अनियंत्रित होकर दौड़ने लगा। यह ठाई ठाई क्यों? कहीं वही तो नहीं हुआ जिसकी आशंका थी? अब क्या होगा? पुलिस घर पर आ जाएगी। इसी बीच फिर 4-5 बार लगातार धड़ाके हुए। फिर कुछ देर के बाद एक, फिर एक और फिर शांति। अगर वे बंदी हो गए या आहत या... रजनी की कल्पना भूमि पर पड़े हुए खून से लथपथ एक शरीर के चित्र के सामने आकर एकाएक रुक गई। उसने प्रबल मानसिक यत्न से अपना मन उधर से हटा लिया और अपने कर्तव्य पर विचार करने लगी। अब मुझे क्या करना होगा? रजनी को सहसा उस रात की याद आ गई जब उसने प्रभाकर के साथ घर छोड़ा था। सप्ताह भर के मौन के बाद जब एक दिन प्रभाकर ने आकर कहा, रजनी, मुझे घर छोड़कर भागना पड़ेगा, मेरे वारंट निकल गया है। तब रजनी चकित होकर रह गई थी। कुछ देर चुप रहकर बोली थी, और मैं? प्रभाकर जानता था कि यह प्रश्न जरूर होगा, किंतु उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। वह थोड़ी देर चुप रहकर बोला, अभी तुम घर पर चली जाओ, फिर कुछ दिनों में मैं प्रबंध कर दूंगा। रजनी ने कहा, एक बात कहती हूं, ध्यान से सुनो, मुझे साथ ले चलोगे? अत्यंत विस्मित होकर प्रभाकर बोला, तुम्हें रजनी? हां, मुझे। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, कर भी नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे काम में दखल भी ना दूंगी। चाहे जैसे जीवन व्यतीत करना पड़े, तुम्हें उलझना नहीं दूंगी। तुम इतना भी विश्वास कर लो कि तुम्हारी जो बातें जान जाऊंगी वे किसी से न कहूंगी। इसके अलावा और क्या करना होगा बता दो, देखूं कर सकती हूं कि नहीं। प्रभाकर गंभीर होकर बोला, रजनी, यह कोई साधारण निर्णय नहीं है, लेकिन अगर तुम इतना करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारा कहना टाल नहीं सकता। सच कहता हूं कि मुझे तुमसे इतनी भी आशा नहीं थी। इतना भी कुछ कम नहीं है, लेकिन तुम्हें बहुत कष्ट होगा। रजनी ने मानो बात अनसुनी करके कहा, एक बात समझ लो, मैं साथ रहूंगी और गूंगी बहरी होकर रहूंगी। इतनी बात तुम्हारे फायदे की है, लेकिन मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। तुम्हारे आदर्शों में किसी प्रकार की सहायता नहीं करूंगी। मुझसे इस प्रकार की कोई आशा न रखो। कभी अगर तुम्हें अपने काम में मेरी मदद की आवश्यकता पड़ी और मैंने इनकार कर दिया, तो यह न कहना कि मैंने धोखा दिया और निष्क्रिय पड़ी रही। यह शर्त मानते हो? प्रभाकर ने कुछ सोचकर कहा, अच्छी बात है, मानता हूं। तो चलो। निर्णय कर चुकने के बाद रजनी ने किसी प्रकार की देरी नहीं की। 1 घंटे के अंदर अंदर दोनों घर छोड़कर एक विराट शून्य की ओर चल पड़े थे। आज ठाएं ठाएं सुनकर उसे एकाएक इन बातों की याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, मैं कुछ भी करने को बाध्य नहीं हूं, क्यों ना यहीं बैठी रहूं, मुझे क्या मतलब। इस निर्णय पर उसका गतिशील मन नहीं रुक सका। वह फिर सोचने लगी, अगर मैं पकड़ी गई तब क्या होगा? उसकी कल्पना में अखबारों की खबरें नाचने लगी। अमृतसर में गोली चल गई, एक क्रांतिकारी बंदी या हत, वीर या शायद वीर गति, क्रांतिकारी की पत्नी घर में गिरफ्तार। रजनी ने धीरे से कहा, और अभी यहां पर एक रिवॉल्वर और कई गोलियां पड़ी हैं। फिर वह सोचने लगी। उसका घर एक छोटी सी गली में था। पहली मंजिल की सीढ़ियों के दोनों ओर 2 कमरे थे और दूसरी मंजिल पर एक। सीढ़ियों पर एक दरवाजा नीचे था। एक पहली मंजिल पर और दूसरी मंजिल की छत में लोहे के सिक्चों का एक दरवाजा था। छत में ही एक छोटा सा चौकोर सुराख था, जिसमें झांकने से सीढ़ियों के दरवाजे और सीढ़ियों से ऊपर आता हुआ कोई भी व्यक्ति दिख पड़ता था। रजनी ये सब बातें एक ही तरंग में सोच गई। फिर किसी अतर्क्य प्रेरणा से वह दूसरे कमरे में गई और बॉक्स खोलकर टटोलने लगी। उसने रिवॉल्वर निकालकर चुपचाप भर लिया। बाकी गोलियां निकालकर आंचल में डाल ली। निचला दरवाजा वह पहले ही बंद कराई थी।
अब उसने पहली मंजिल पर ही सांकल चढ़ा दी और दौड़कर छत पर चली गई। वहां उसने लोहे का चौखट बंद कर दिया और सुराग के पास रिवॉल्वर लेकर बैठ गई। फिर एकाएक उसके मुंह से निकल गया, यह मैं क्या करने लगी हूं? एक भाव बहुत देर नहीं रहा। क्षण भर बाद उसने रिवॉल्वर की नली सुराग से निकाल दी और चौकन्नी होकर बैठ गई। अभी 2 मिनट भी न बीते थे कि किसी ने किवाड़ खटखटाया। रजनी और संभल कर बैठ गई और सुराग से नीचे देखने लगी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इसी प्रतीक्षा में बैठी रही कि पुलिस वाले किवाड़ तोड़े या और कुछ आयोजन करे। किवाड़ बड़े जोर से खटखटाए जाने लगे। रजनी ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी नसें इतनी तन गई थी कि शायद वो उत्तर देना चाहती तो आवाज भी नहीं निकलती। एकाएक रजनी चौंकी। यह तो पुलिस वालों का स्वर नहीं था, यह तो उसका चिर परिचित स्वर था। कल्याणी, किवाड़ खोलो। रजनी उठकर नीचे पहुंची तो उसकी टांगें लड़खड़ा रही थी, पर वह नीचे चली गई। दाहिने हाथ में थामे हुए रिवॉल्वर को पीछे छिपाकर उसने किवाड़ खोला और बोली, आ गए। प्रभाकर ने देखा उसकी आवाज भर्राई हुई है। उसने किवाड़ बंद कर लिए और ऊपर आकर पूछा, क्या है रजनी? स्वर्ण मंदिर में तो खूब धूम है, आतिशबाजी छूट रही है। मैं तुम्हें नहीं ले जा सका, लेकिन मिठाइयां ले आया हूं। रजनी ने विमूढ़ सी होकर प्रभाकर की ओर देखा और बोली, आतिशबाजी? कहते कहते उसने हाथ का रिवॉल्वर भूमि पर बिछी हुई दरी पर रख दिया और स्वयं बैठ गई। प्रभाकर ने एकाएक उसके पास बैठकर स्नेह से पूछा, यह क्या है रजनी? रजनी ने धीरे से अपना सिर प्रभाकर के कंधे पर टेक लिया और धीरे धीरे रोने लगी। प्रभाकर उसके सिर पर हाथ रखकर चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जब रजनी उठ बैठी तो प्रभाकर ने पूछा, क्यों? रजनी बोली, दिवाली मनानी है, दिए जलाऊंगी। प्रभाकर ने कृतज्ञतापूर्वक कोमलता से उसका हाथ दबाते हुए कहा, और मैं भी अपनी गृह लक्ष्मी की पूजा करूंगा। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? क्रांतिकारियों को तो हमने हमेशा बहुत सराहा है, पर आजादी की लड़ाई लड़ते इनके परिवारों पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनके भय, मन की शंकाएं और अपनों के साथ डटकर रहने वाले जज्बे के बारे में आप क्या कहेंगे? हमें बताएं hello@piyushagarwal.com पर ईमेल करके। अज्ञेय नाम का किस्सा सुनने से पहले याद दिला दूं, अगर आप ऐसी कहानियां और सुनना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंडिंग को सफल बनाएं। कहानी जानी अनजानी एक सेल्फ फंडेड पॉडकास्ट है और आगे बढ़ने के लिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप अपने योगदान से हमें सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो 500 रुपए हो या $500। आपके छोटे या बड़े दोनों ही योगदान से हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। कैंपेन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हम अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच जाएं। सपोर्ट कैसे करना है, इसकी जानकारी के लिए piyushagarwal.com पर सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। तो वात्स्यायन जी का नाम अज्ञेय कैसे पड़ा? बीएससी करके अंग्रेजी में एमए करते समय भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी गुट में जुड़कर बम बनाते हुए ये पकड़े गए, लेकिन फरार हो गए। सन 1930 ईस्वी के अंत में पकड़ लिए गए। 1930 से 1936 तक उनके दिन जेलों में कटे। इसी दौरान लिखी 7.5 कहानियां वात्स्यायन जी ने वहीं से जैनेन्द्र जी को भिजवाई। आगे जागरण और विशाल भारत के संपादक प्रेमचंद और बनारसी दास चतुर्वेदी को पहुंचाने के लिए। प्रेमचंद को 2 राजनीतिक कहानियां पसंद आई, पर उन पर कोई नाम नहीं था। पहले उन्हें संशय हुआ कि अनाम कहानियां कहीं खुद जैनेन्द्र जी की तो नहीं। उन्होंने पूछा तो जैनेन्द्र जी ने लेखक का नाम अज्ञेय बताया, यानी लेखक ऐसी परिस्थिति में नहीं है कि नाम उजागर किया जा सके। बाद में प्रेमचंद ने ही निर्णय किया कि लेखक की जगह अज्ञेय नाम लिख दिया जाए और अमर वल्लरी कहानी उन्होंने जागरण में इस नाम से प्रकाशित कर दी। अब उन्होंने जो प्रकाशित कर दी, आगे सारी कृतियां इसी नाम से छपी। लेकिन मजे की बात यह है कि वात्स्यायन जी को यह नाम बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्हें कहते सुना गया है कि
ऐसा बेहुदा नाम मैं खुद कभी न रखता। है ना मजेदार किस्सा? इसी के साथ कहानी खत्म, पैसा हजम। आप जिस भी ऐप पर यह पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।